अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी मेंटोर उम्मे उमैमा रुमान। आज का हमारा रिसर्च का टॉपिक है। तो रिसर्च हम जनरल रिसर्च को डिस्कस करेंगे, हम एजुकेशनल रिसर्च को डिस्कस करेंगे, हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च को भी डिस्कस करेंगे, रिसर्च बाय पर्पस, रिसर्च बाय मेथड, क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ रिसर्च? रिसर्च इज़ अ सिस्टमेटिक वे ऑफ एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम एंड फाइंड इट्स सोल्यूशन थ्रू साइंटिफिक मेथड। मतलब किसी भी स्पेसिफिक फिनोमिना पे या किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करना थ्रू साइंटिफिक मेथड। मतलब इंडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे और डिडक्टिव रीजनिंग को यूज़ करते हुए हम उसके सोल्यूशन तक पहुंचेंगे। मतलब हम डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू इसको स्टार्ट करेंगे, अपनी ऑब्जर्वेशंस, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू इसको जज करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे, और एट द एंड अपनी रैशनल थिंकिंग को, अपनी मेंटल एबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ एजुकेशनल रिसर्च। द एजुकेशनल रिसर्च, an educational research is a systematic way of analyzing an educational problem and find its solution through scientific method। कि अगर एजुकेशन के फिनोमिना में कोई भी डेली लाइफ प्रॉब्लम है, उसके सोल्यूशन को साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हुए फाइंड आउट करना असल में एजुकेशनल रिसर्च है। अब इनमें जो मेन डिफरेंस है जनरल रिसर्च में एंड एजुकेशनल रिसर्च में, वो ये है कि जो जनरल रिसर्च है वो किसी भी रियल लाइफ प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ की जाएगी, लेकिन जो एजुकेशनल रिसर्च है वो स्पेसिफ़िकली एजुकेशनल पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाएगी, एजुकेशनल प्रॉब्लम के सल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए की जाएगी, एंड सो ऑन। अगर मैं आपको इनकी डेली लाइफ एग्जांपल्स दूं, तो अगर हम ये बात करें कि एक कंपनी जो है एक अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, तो वो उससे पहले एक रिसर्च कंडक्ट करवाएगी कि अगर मैं ये प्रोडक्ट लॉन्च करती हूँ या करता हूँ, जो उसका ऑनर है वो ये सोचेगा कि लॉन्च तो मैं कर दूँगी या कर दूँगा, उस पे मैं अच्छा खासा पैसा, अच्छी खासी अमाउंट भी लगा दूँगा, लेकिन उसके रिज़ल्ट्स मुझे क्या मिलेंगे? क्या वो प्रोडक्ट अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने के काबिल है? क्या मार्केट में मेरी उस प्रोडक्ट की डिमांड है? अगर डिमांड है तो कितनी है, कितने परसेंट तक है? मतलब नियर फ्यूचर में मेरे लिए क्या चांसेस हैं कि मैं सस्टेन कर सकूंगा या मेरी कंपनी सस्टेन कर सकेगी। ठीक हो गया, ये तो हो गई जनरल रिसर्च। लेकिन एजुकेशनल रिसर्च की अगर मैं आपको डेली लाइफ एग्जांपल दूं, तो एक स्कूल को अगर ड्रॉप आउट का इशू हो, तो इस चीज़ पे अगर हम रिसर्च करेंगे, या वो स्कूल का प्रिंसिपल या स्कूल का कोई भी रिलेटेड पर्सन जो स्टेक होल्डर होगा, वो अगर इस पर्पज़ के लिए रिसर्च करता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस चीज़ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं कि ड्रॉप आउट की रेशियो जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक हो गया, तो इस तरह की जो रिसर्च होगी वो एजुकेशनल रिसर्च के ज़ुमरे में हम रख देंगे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिसर्च, ये छोटा सा एक टॉपिक था, मैंने कहा मैं इसी वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। अकॉर्डिंग टू टकमैन, रिसर्च शुड बी सिस्टमेटिक, research should be logical, research should be empirical, research should be replaceable, and research should be transmissible। अब एम्पिरिकल के वर्ड से आपने ये नहीं समझ लेना कि रिसर्च जो है वो कंडक्ट जस्ट एम्पिरिकल मेथड के थ्रू की जाती है, नहीं, ऐसा नहीं है। एम्पिरिकल से मुराद ये है कि जब हम किसी भी फैक्ट को एनालाइज करेंगे, एनालिसिस के प्रोसेस के दौरान हम अपनी एम्पिरिकल जो नॉलेज होगी उसके थ्रू रिसर्च को कंडक्ट करेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू उसको कंडक्ट करेंगे, और बाद में अपनी रैशनल थिंकिंग्स को इस्तेमाल करते हुए उसके सोल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। एम्पिरिकल से आपने ये बिल्कुल नहीं समझ लेना कि रैशनल थिंकिंग रिसर्च में यूज़ नहीं हो सकती। जाहिर सी बात है, जब आप एक डाटा को एनालाइज करने के बाद सिंथेसाइज करेंगे तो आपको अपनी रैशनल थिंकिंग्स को यूज़ करना पड़ेगा।
इस स्लाइड में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँगी सारी क्लासिफिकेशंस का। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इनको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। रिसर्च बाय मेथड बेसिकली वो तरीका है, वो मेथड है जिसके थ्रू रिसर्चर रिसर्च के लिए डाटा इकट्ठा करता है। ठीक है, आप इसकी जो फर्दर टाइप्स हैं उनको HED हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी रिलेट कर सकते हैं। अगर आप निमोनिक्स बना लें कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है HAD, उसके हिसाब से हम इसकी क्लासिफिकेशंस को याद रख सकते हैं, इसकी सब टाइप्स को याद रख सकते हैं रिसर्च बाय मेथड की। तो A स्टैंड्स फॉर हिस्टोरिकल, E स्टैंड्स फॉर एक्सपेरिमेंटल एंड D स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। मतलब HED को माइंड में रखते हुए आप फर्दर रिसर्च बाय मेथड की टाइप्स को याद रख सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रिसर्च बाय पर्पस की। जो रिसर्च बाय पर्पस है, ये बेसिकली इससे मुराद ये होता है कि एक रिसर्चर जो है किस स्पेसिफिक पर्पस की वजह से, किस मकसद की वजह से एक रिसर्च को कंडक्ट कर लेता है या कंडक्ट करने के बारे में सोचता है या उसके बारे में कोई एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक हो गया। अगर हम अब बात करें ना इसकी निमोनिक्स की कि हम इसको किस तरह से, इसकी जो सब टाइप्स हैं उसको किस तरह से लर्न कर सकते हैं, तो उसके लिए आप बेयर्ड का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। बेयर्ड, जिसको उर्दू में हम दाढ़ी कहते हैं। B स्टैंड्स फॉर बेसिक, E stands for evaluation research, A stands for applied research, and A also stands for action research, and R stands for research and development. R and D जो है एंड में रिसर्च एंड D for development। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव रिसर्च की, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च वो रिसर्च होगी जिसमें हम रिसर्च कंडक्ट करने के लिए वो टाइप्स रिसर्च की जिनको हम न्यूमेरिकल डाटा के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, एक्सपोज करते हैं उसके रिजल्ट्स को। ठीक हो गया। जो पर्पस और मेथड वाली टाइप्स हैं ये कंडक्ट करने से पहले की टाइप्स हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव जो हैं रिसर्च के दौरान या रिसर्च के बाद जो हम आउटपुट जनरेट करते हैं या उससे रिलेशन है इनका। क्वालिटेटिव रिसर्च वो रिसर्च होगी जिसको हम अपनी सब्जेक्टिव अप्रोच के थ्रू, किसी लैंग्वेज के थ्रू, किसी रिटन मटेरियल के थ्रू एक्सपोज करेंगे, लेकिन क्वांटिटेटिव वो होगी जिसमें हम न्यूमेरिकल डाटा यूज़ करेंगे। अगर हम रिसर्च बाय पर्पस की बात करें तो इसकी 5 बेसिक जो टाइप्स हैं मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि आपने इसको याद रखना है बेयर्ड के वर्ड से। B स्टैंड्स फॉर बेसिक, E स्टैंड्स फॉर एवल्यूएशन रिसर्च, A स्टैंड्स फॉर अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च अलग से होती है, एक्शन रिसर्च अलग से होती है, लेकिन A है तो A से आप इन दोनों को रिलेट कर लेंगी। और R एंड D जो एंड में 2 वर्ड्स हैं वो भी रिसर्च की एक टाइप है, उसको R&D भी कहा जाता है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कहा जाता है या फिर डेवलपमेंटल रिसर्च भी कहा जाता है। अब हम इनको ज़रा कंसाइज सा डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिक रिसर्च जो है वो बेसिकली डेवलप की जाती है थ्योरी डेवलपमेंट के लिए। बेसिक रिसर्च को फंडामेंटल या प्योर रिसर्च भी कहा जाता है। बेसिक रिसर्च जो है वो लेबॉर्ट्री में कंडक्ट की जाती है और इसका सब्जेक्ट जो है वो एनिमल्स होते हैं। मीन्स जिस चीज़ पे हमने रिसर्च को कंडक्ट करना होता है, मतलब जो हमारा सैंपल होता है वो एनिमल्स होते हैं। ठीक हो गया। इसमें रिसर्चर का कंट्रोल जो है बहुत टाइट होता है। रिसर्चर्स जो होते हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं। और अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूँ तो जितनी भी थीरीज़ हैं, बेशक वो प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थीरी है, लर्निंग की थीरीज़ हैं, मैनेजमेंट की थीरीज़ हैं, लीडरशिप की थीरीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की थीरीज़ हैं, या किसी भी तरह की थीरीज़ हैं, वो इसी बेसिक रिसर्च में फॉल करेंगी। अगर हम अप्लाइड रिसर्च की बात करें तो ये रिसर्च बेसिकली उन थीरीज़ की एप्लीकेशन के लिए यूज़ होती है। वो थीरीज़ जो हमने बेसिक रिसर्च में डेवलप की थी उनको अगर डेली लाइफ में अप्लाई करने की बात करें तो अप्लाइड रिसर्च उन्हीं थीरीज़ को अप्लाई करने पे वर्क करती है। इसमें कंट्रोल जो है थोड़ा सा लाइट होता है, लेस होता है बनिस्बत बेसिक रिसर्च के, और इसको फील्ड अप्रोच भी कहा जाता है।
क्योंकि ये फील्ड में कंडक्ट की जाती है, इसका सब्जेक्ट ह्यूमन बीइंग होते हैं, मतलब इसका सैंपल जो है वो ह्यूमन बीइंग से लिया जाता है, इंसान इसका सैंपल होते हैं। तो इसलिए इस तरह की रिसर्च को अप्लाइड रिसर्च कहा जाता है। ठीक हो गया। और दूसरी बात ये कि इसकी अगर मैं आपको डेली लाइफ एग्जांपल दूं तो एसएनसी इसकी बेस्ट एग्जांपल है। एसएनसी का जो करिकुलम डेवलप हुआ है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए हुआ है इंसानों पे। ठीक हो गया। अब आप कहेंगे कि ये तो एजुकेशनल की एग्जांपल भी हो सकती है, लेकिन असल में मैं एसएनसी की जो आपको एग्जांपल दे रही हूँ वो इसलिए दे रही हूँ कि करिकुलम डेवलपमेंट, एसएनसी जो है वो करिकुलम डेवलपमेंट का आउटपुट है ना। तो जो करिकुलम डेवलपमेंट है वो अप्लाइड रिसर्च के अंडर डिस्कस करेंगे हम। और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच या एक्टिविटी मेथड ऑफ टीचिंग या किसी भी इस तरह की चीज़ें जो हम डेली लाइफ एग्जांपल में ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि वो एजुकेशनल पर्पस के लिए हों, वो किसी बिज़नेस पर्पस के लिए भी हो सकती हैं, वो किसी हेल्थ पर्पस के लिए भी हो सकती हैं। जनरल चीज़ें वो सारी अप्लाइड रिसर्च में हम डिस्कस करेंगे। जैसे अगर कोरोना के हवाले से हम कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं और हम देखना चाहते हैं कि एक मेडिसिन या कोई भी डोज़ वगैरह हमने दी है किसी एक पेशेंट को और हम उसका जो आउटपुट है, उसका जो फीडबैक है वो नोट करना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ हम अप्लाइड रिसर्च में डिस्कस करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं एक्शन रिसर्च की। जो एक्शन रिसर्च है ये स्पेसिफ़िकली एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। इसको क्लासरूम अप्रोच भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। ये किसी इमीडिएट प्रॉब्लम को और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए की जाती है। जैसे पहले मैंने आपको एग्जांपल दी ड्रॉप आउट की, तो ये एग्जांपल बेस्ट हो सकती है एक्शन रिसर्च के हवाले से। अगर हम बात करें एवल्यूएशन रिसर्च की, तो ये बेसिकली एक चीज़ की एवल्यूएशन करने के लिए किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम, किसी स्पेसिफिक फिनोमिना की एवल्यूएशन के लिए यूज़ होती है, जजमेंटल डिसीजन के लिए यूज़ होती है, फाइनल डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होती है। मतलब जब हम सारा एनालिसिस कर लेते हैं तो उसके बाद जब हम सिंथेसिस के प्रोसेस में होते हैं या सिंथेसिस के लिए वर्क कर रहे होते हैं और फाइनल डिसीजन लेना चाह रहे होते हैं, देन एवल्यूएशन रिसर्च कंडक्ट की जाती है। जैसे एक कंपनी ये देखना चाहती है कि मैंने अपनी सेल को बूस्ट अप करना है, तो उसके लिए मैं कौन कौन से स्टेप्स लूँ। वो अपने एम्प्लॉयज़ का इंसेंटिव बढ़ा देगी मंथली, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छा वर्क करें, अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा सेल को बूस्ट अप करें ताकि उनको इंसेंटिव मिल सके। या फिर वो कुछ स्कीम्स लॉन्च करेगी अपने कस्टमर्स के लिए कि आपको उम्रे के टिकट दिए जाएंगे, आप 1 तोला सोना जीत सकते हैं, आपके बच्चे को जो है एजुकेशन के लिए फ़ंड किया जा सकता है, या सो ऑन। अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें, जिसको R&D भी कहा जाता है, ये स्पेसिफिकली एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ की जाती है, एजुकेशनल एजेंसीज़ के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक हो गया। ये बेसिकली रिसर्च है कि अगर हम डेवलप्ड चीज़ों को यूज़ करते हैं ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो उसका इफ़ेक्ट क्या हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिस की एग्ज़ाम्पल ले लें। अब ये डिजिटल स्किल्स है ना, सिस जो है एक एप्लीकेशन है, ये आईटी के थ्रू जो है जज किया जा रहा है स्कूल्स की परफॉर्मेंस को, टीचर्स, हेड्स, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को सिस एप्लीकेशन के थ्रू। तो ये भी इसकी बेस्ट एग्जांपल हो सकती है। उसके अलावा अगर हम क्लासरूम लेवल की बात करें तो हम एवीएड्स यूज़ करते हैं, या हमने क्लास में स्मार्ट बोर्ड्स का यूज़ किया है, या हमने क्लास में एक एलईडी लगवा लिया है ताकि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनकी जो ओरल की प्रॉब्लम्स हैं ना उनको सॉल्व किया जा सके। तो इस तरह की जो रिसर्च होगी उसको R&D के खाते में हम डाल देंगे। अब हम बात कर लेते हैं रिसर्च बाय मेथड की। जो रिसर्च बाय मेथड है उसकी 3 बेसिकल टाइप्स हैं, जो कि हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। जो हिस्टोरिकल रिसर्च है वो असल में पास्ट में मुकम्मल हो जाने वाले किसी इवेंट पे की जाने वाली रिसर्च है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च प्रेजेंट फिनोमिना के साथ डिस्कस करेगी, प्रेजेंट फिनोमिना के साथ डील करेगी, जैसे मैंने आपको ड्रॉप आउट की एग्जांपल दी थी। ठीक हो गया। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो बेसिकली काज एंड इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप है।
जो रिसर्चर होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मींस कि जो काज है उसको मैनिपुलेट करते हुए, उसमें रद्दो बदल करते हुए उसका इफ़ेक्ट नोट करता है, उसका आउटपुट नोट करता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। ठीक हो गया। अब इनके हवाले से मैं आपको एक अलग वीडियो डिटेल में दूंगी सो दैट आप इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन थ्रू क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। इनके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो न्यूमेरिकल डाटा के थ्रू प्रोसीड करने का नाम है, और क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो हमारी सब्जेक्टिव अप्रोच, हमारे थ्रू लैंग्वेज, थ्रू रिटन मटेरियल जब हम प्रोसीड करते हैं ड्यूरिंग रिसर्च या आफ्टर द रिसर्च, तो इस चीज़ को क्वालिटेटिव के ज़ुमरे में रखा जाता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इनकी फर्दर जो टाइप्स हैं उनके हवाले से। क्वांटिटेटिव रिसर्च में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च एंड को रिलेशनल रिसर्च फॉल करती हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ये प्रेजेंट फिनोमिना के साथ डील करती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक कंसाइज सा ओवरव्यू मैंने आपको इनका दिया था कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो काज एंड इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का आपस में रिलेशन है, और इस रिलेशन के थ्रू जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब काजल कंपैरेटिव क्या है? काजल कंपैरेटिव भी काज एंड इफ़ेक्ट का ही रिलेशनशिप है, लेकिन इनमें डिफरेंस है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड काजल कंपैरेटिव में। वो बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो काजल कंपैरेटिव रिसर्च है उसको एक्स पोस्ट फैक्टो भी कहा जाता है। अब इसको एक्स पोस्ट फैक्टो क्यों कहा जाता है? एक्स पोस्ट फैक्टो जो है वो लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है आफ्टर द फैक्ट, मतलब कोई स्पेसिफिक फिनोमिना जो है वो वाक़ई हो चुका है, प्रॉब्लम जो घटनी थी वो घट चुकी है, अब उस पर वर्क किया जा रहा है। अब आप ज़रा इसको गौर से सुने या सोचें कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो असल में फ्यूचर के साथ डील करती है। फ्यूचर में आपने क्या वर्क करना है उसके लिए आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करके देती है। लेकिन जो काजल कंपैरेटिव रिसर्च है वो पास्ट में हो जाने वाले किसी इवेंट पे रिसर्च है, लेकिन काज एंड इफ़ेक्ट की स्टडी है। अगर मैं आपको डेली लाइफ एग्जांपल दूं काजल कंपैरेटिव की, तो हम कह सकते हैं कि जो ज़ियाउल हक के साथ वाक़या पेश आया उसके काजिज़ क्या थे और उसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। उसके काजिज़ कुछ भी हो सकते हैं, जहाज़ में फ़नी ख़राबी भी हो सकती है, वो नेग्लिजेंसी भी हो सकती है पायलट की, या सो ऑन। ठीक हो गया। तो जब हम माजी में हो जाने वाले किसी वाक़ये के काजिज़ को एनालाइज़ करते हुए उसका इफ़ेक्ट नोट डाउन करते हैं तो उसको हम काजल कंपैरेटिव के अंडर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम किसी फिनोमिना पे वर्क करते हुए मुस्तकबिल के लिए उसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। लेकिन अगर हम माजी में हो जाने वाले किसी भी वाक़ये के बारे में रिसर्च करते हैं कि वो वाक़या क्या था, उसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या थे, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, तो ये हमारा हिस्टोरिकल रिसर्च होगा। इसीलिए हिस्टोरिकल रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च में फाइंड आउट फॉल करता है, क्वांटिटेटिव में नहीं। क्योंकि हम किसी डेली लाइफ सिचुएशन के साथ जब डील कर रहे हैं और उसकी डिटेल्स मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च होगा। ठीक हो गया। मतलब हिस्टोरिकल रिसर्च जो है वो हम डिटेल स्टडी करते हैं किसी चीज़ की, लेकिन काजल कंपैरेटिव जो है वो हम न्यूमेरिकल डाटा के थ्रू स्टडी करते हैं उसके काजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स की। होपफुली आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, काजल कंपैरेटिव रिसर्च एंड हिस्टोरिकल रिसर्च इनकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं को रिलेशनल रिसर्च। जो को रिलेशनल रिसर्च है वो असल में डिग्री ऑफ रिलेशनशिप पे बेस करती है बिटवीन टू वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च में, उनका आपस में जो रिलेशनशिप होता है उनके बारे में स्टडी को हम रिलेशनल रिसर्च में, को रिलेशनल रिसर्च में रखेंगे। ये जो रिलेशन होता है 0 डिग्री से 1 तक होता है। अगर 0 और 1 के दरमियान जिस भी लेवल पे होगा तो रिलेशनशिप भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। अगर लेवल 1 होगा तो रिलेशन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। ठीक हो गया। अब इसमें रिसर्चर की 2 एरर्स भी होती हैं।
एरर टाइप 1 एंड एरर टाइप 2, इनको हम फिर किसी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत समझने वाली बात है। ठीक हो गया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च को। जो क्वालिटेटिव रिसर्च है इसकी बेसिक जो 4 टाइप्स हैं वो केस स्टडी, एथनोग्राफी, हिस्टोरिकल रिसर्च एंड बिब्लियोग्राफी है। अगर हम केस स्टडी के हवाले से बात करें तो केस स्टडी एक सिंगल इंडिविजुअल, एक सिंगल पर्सन, एक इंसान की, सिर्फ एक इंसान की इन डेप्थ स्टडी है। उसकी ज़िंदगी, उसकी बायोग्राफी, उसके लाइफस्टाइल, उसके हर चीज़ के बारे में, सिर्फ एक इंसान के लाइफस्टाइल के बारे में, एक इंसान की बायोग्राफी के बारे में इन डेप्थ स्टडी है, डिटेल्ड स्टडी है। ठीक हो गया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम तहकीक करना चाहते हैं कि जो अल्लामा इकबाल थे उनकी खुदी क्या है, या अल्लामा इकबाल का लाइफस्टाइल कैसा था, या हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाइफस्टाइल क्या था, तो इसको हम केस स्टडी कहते हैं। और केस स्टडी का मेथड जो है ज़्यादातर पुलिस एंड डिटेक्टिव जो इदारे होते हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। इन डेप्थ स्टडी के लिए किसी भी स्पेसिफिक फिनोमिना की और उस फिनोमिना से जुड़े जितने भी करैक्टर्स होते हैं उनकी लाइफ की केस स्टडी करते हैं सो दैट वो उस फिनोमिना को अच्छे से सॉल्व करने के काबिल हो जाएं। अगर हम एथनोग्राफी की बात करें तो एथनोग्राफी क्वालिटेटिव रिसर्च का वो स्टाइल है जिसमें एक पूरी कम्युनिटी को, एक पूरी सोसाइटी को डिस्कस किया जाता है कि लोगों का लाइफस्टाइल क्या है, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, उनके नॉर्म्स क्या हैं, उनकी एक्सियोलॉजी क्या है, उनकी एपिस्टोमोलॉजी क्या है, उनकी ओंटोलॉजी क्या है, उनकी कस्टम्स क्या हैं, उनकी ट्रेडिशंस क्या हैं, या उनका आपस में रिलेशनशिप कैसा है। इस तरह की जो स्टडी होती है, जो ग्रुप ऑफ पीपल के हवाले से कंडक्ट की जाती है, एक पूरी सोसाइटी के हवाले से की जाती है, मोर देन वन इंडिविजुअल्स के बारे में की जाती है, उसको हम एथनोग्राफी कहते हैं। अगर हम उर्दू में वर्ड यूज़ करें तो इसको कहेंगे लोगों का रहन सहन। इसकी अगर मैं डेली लाइफ एग्जांपल दूं तो वो ये हो सकती है कि मुस्लिम लोगों का रहन सहन कैसा होता है, या अमेरिकन कम्युनिटी का रहन सहन कैसा है, या इंडियंस जो हैं वो आपस में किस तरह से डील करते हैं। तो इस तरह की जो एग्जांपल्स होंगी वो एथनोग्राफी के अंडर फॉल करेंगी। अब हिस्टोरिकल रिसर्च को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यानी स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट्स। इसको फिर मैं डिटेल में आपके साथ एक अलग से वीडियो में डिस्कस करूँगी। अब हम चलते हैं बिब्लियोग्राफी की तरफ। जैसे कि मैंने पिक ऐड की है उससे ही आपको याद रह जाना चाहिए कि बिब्लियोग्राफी जो है वो स्पेसिफिक रिसर्च है ऑन पब्लिश्ड मटेरियल। अब वो पब्लिश मटेरियल बुक्स की सूरत में भी हो सकता है, वो पब्लिश्ड मटेरियल न्यूज़पेपर की सूरत में भी हो सकता है, वो पब्लिश्ड मटेरियल किसी मैगज़ीन की सूरत में भी हो सकता है, वो पब्लिश्ड मटेरियल रिटन होना चाहिए। ठीक हो गया, ओरल नहीं होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। अब वो रिटन मटेरियल किसी वेबसाइट पे भी मौजूद हो सकता है। जो हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं किसी भी वेबसाइट पे जाके, समटाइम ऐसा होता है हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है, हमें पता नहीं होता उसके बारे में डिटेल्स का, तो हम उसको गूगल कर लेते हैं। और जब हम उसको गूगल करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है हमारे सामने डिफरेंट वेबसाइट्स खुलती हैं, उनमें से जो हमें पसंद आती है हम वो आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो इस तरह के आर्टिकल्स हैं वो भी बिब्लियोग्राफी के अंडर ही फॉल करेंगे। ठीक हो गया। तो अब लास्ट में मैं आप लोगों का थैंक्स कर देती हूँ कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को जो है सुना, इतना पेशेंस दिखाया, आप लोगों ने अपना प्रीशियस टाइम मुझे दिया। मैं अगेन आपसे अपील करूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक